चलो भाई, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंदर हमने जो चीजें कल की थी, ठीक है, कुछ ये स्लाइड्स थी हमारी कल वाली, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अधिकतम उत्पादन किससे? लिमिटेड संसाधनों से, यानी कि संसाधन क्या होंगे हमारे पास? लिमिटेड, बट वहां से जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हम उत्पादन निकालेंगे। ये चीज मैंने कल आपको बता दी थी उत्पादन के तरीके की। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसके जो अक्षेत्र या जो सेक्टर आते हैं, सेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो पैसा है, सोर्स ऑफ इनकम, वो कहाँ कहाँ से आता है। एक तो आता है यहाँ पर स्वरूप के अकॉर्डिंग, एक आता है शर्त के आधार पर, और एक स्वामित्व, ठीक है। स्वरूप के आधार पर यहाँ पर कितने आए थे आपके? अलग अलग तीन के अंदर सबसे पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इधर क्या शर्त के आधार पर क्या था? संगठित और असंगठित। इधर क्या था आपका? सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। अब इसी के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर, ब्लर हो रही है ना, सबसे जो पहला हमारा जो था इसके अंदर आर्थिक क्रियाओं के आधार पर या स्वरूप के आधार पर, इसमें क्या पहला कौन सा? प्राथमिक अक्षेत्र। दूसरा कौन सा? द्वितीयक। तीसरा तृतीयक। प्राथमिक अक्षेत्र के अंदर किन चीजों को रखते हैं? जिनका आय का स्रोत सीधा किससे जुड़ा हो? प्रकृति से। किससे जुड़ा हो? प्रकृति। कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, कृषि, पशुपालन वगैरह, यानी कि जो चीजें प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है उन सभी चीजों को आय का जो स्रोत होता है वो किसके अंदर रखते हैं? हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर। दूसरा यहाँ पर इन लोगों को क्या कहा गया है? लाल कॉलर धारी। याद करो था ना, लाल कॉलर धारी, है ना। घर पे काम नहीं करते तो बाबू कर देता हमें लाल मार मार के, है ना, लाल कॉलरधारी। द्वितीयक अक्षेत्र, द्वितीयक अक्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? कारखानों को, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारे पास जो आय आती है कारखानों से, ठीक है, वो सारी किसके अंदर रखते हैं हम? द्वितीयक अक्षेत्र के अंदर। जैसे लाइक दैट यहाँ पर कुछ चीजें की थी, वस्तुएं, उद्योग, लोहा, इस्पात, चिप्स। अच्छा, ये आटा किसके अंदर आएगा? है आटा किस में आएगा? ठीक है, आटे का क्या होता है? निर्माण। अगर मान लो आटा किसी ने मोटा पीस दिया और दोबारा से उसके पास लेके जा सकते हैं ना, उसका क्या हो गया फिर? विनिर्माण। कोई बात नहीं, भी दोबारा पीस देंगे, है ना, ठीक है। चलो, अब तृतीयक क्षेत्र के अंदर क्या आएगा? बिक्री। क्या आएगी इसके अंदर? बिक्री का काम आएगा, यानी कि हमें कहीं से चीजें खरीद कर आगे बेच देना, ठीक है, यानी कि सेवा का काम होता है। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका भी एग्जाम्पल बताया था आपको, परिवहन, हॉस्पिटल, ठीक है। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था ब्यूटी पार्लर। और यहाँ के लोगों को क्या कहा गया है? सफेद पोश। सबसे ज्यादा जो हमें इनकम आती है वो किस सेक्टर से आती है? तृतीयक। और सबसे कम किससे आती है? प्राथमिक। धीरे धीरे जैसे ही कंट्री का विकास होता जाएगा तो लोग कहां से उठकर कहां तक जाएंगे? सीधा प्राथमिक से उठकर कहां चले जाएंगे? तृतीयक के अंदर। या द्वितीय से भी उठकर कहां आ जाएंगे? तृतीयक। आप देखते हो कि कुछ ऐसे देश है जैसे आपका यूएस हो गया, चाइना हो गया, इनके अंदर तृतीयक सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा किसके ऊपर काम करते हैं लोग? सर्विस के ऊपर काम करते हैं। भारत से कोई लोग विदेश के अंदर जाता है तो वो वहां पर जाके क्या करता है? सर्विस ही करता है, ठीक है। तो सर्विस का सबसे बड़ा योगदान होता है यहाँ पर। उसके बाद में हमने किया था संगठित अक्षेत्र और असंगठित। संगठित के अंदर किसके ऊपर था? छुट्टी, समय और वेतन। तीनों क्या होंगे? फिक्स। तीनों क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे या निश्चित हो जाएंगे। कुछ कंडीशंस भी होती है यहाँ पर, कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती है। अगर मान लो आपने छुट्टी ज्यादा लगा दी, आपने मान लो जितने समय आपको दिया गया उतने समय में काम नहीं कर रहे, ठीक है, फिर आपको वेतन भी उतना नहीं दिया जाता। कुछ कंडीशंस होती है इनकी यहाँ पर, इसीलिए शर्त के आधार पर ये दो रखे गए हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका? जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो सारी किसके अंदर होती है? आपकी ऑर्गेनाइज्ड के अंदर। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित। इसके अंदर कोई भी चीज निश्चित नहीं रहती, कोई भी चीजें फिक्स नहीं है, ना नौकरी का समय फिक्स है, ना वेतन, ना छुट्टी। जैसे हरियाणा पुलिस के अंदर कोई फिक्स नहीं है टाइम, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शिफ्टिंग सिस्टम कर ही नहीं रखा है। अगर आप चंडीगढ़ पुलिस के अंदर जाते हो तो वहां पर शिफ्टिंग सिस्टम होता है। हरियाणा पुलिस के अंदर जब उनका मन करेगा तब आपकी छुट्टी कैंसिल करके तुरंत बुला लेंगे और आपको जाना पड़ता है। तो हरियाणा पुलिस किस तरीके का एग्जाम्पल मान सकते हैं? असंगठित, क्योंकि उसके अंदर क्या है हमारे पास? ना तो समय है और ना छुट्टी, बस एक चीज फिक्स है। क्या फिक्स है? वेतन फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट, कृषि और दुकान, इसके अंदर हमने क्या किए हैं? एग्जाम्पल।
उसके बाद हमने स्वामित्व यानी कि ओनरशिप के आधार के ऊपर हमने चीजें देखी थी। कितने भागों में? यहाँ पर 4। सबसे पहला निजी। निजी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट। निजी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट होता है। प्राइवेट यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी संस्था रहेगी, ठीक है। जैसे ये वाला जो संस्थान है ये क्या है? प्राइवेट है। एक निजी व्यक्ति के हाथ में इसकी पूरी पावर है, ठीक है। उसका जब मन करेगा तब छुट्टी करेगा, उसका जब मन करेगा तब वो सैलरी देगा जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र। इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है? लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक है। और पूंजी के हिसाब से भारत के अंदर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? रिलायंस। और कर के आधार पर टाटा। कर के आधार पर टाटा। अब आपने कई बार देखा होगा एक प्राइवेट लिखा होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है और एक सीधा लिमिटेड लिखा होता है कंपनियों के नाम के आगे। देखिए ये चीजें हैं, देखा है? देखो जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या रिलायंस प्राइवेट लिखा होता है। अगर किसी भी कंपनी के लास्ट के अंदर प्राइवेट लिखा होता है तो इसका मतलब है वहां पर जो ओनर होगा वो क्या होगा? सिंगल ओनर होता है, ठीक है। सिंगल ओनर होता है। जैसे श्योर 60 प्राइवेट कंपनी, ठीक है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक सिंगल ओनर है। अगर आपका यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो साथ में एलटीडी, ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी है जिसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, या फिर एचसीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी हम कोई भी कंपनी उठाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ओनर होते हैं वो कितने से होते हैं? 2 से लेकर 50 तक, ठीक है। 2 से 50 लोगों के बीच के अंदर जो कंपनी स्थापित की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड। एक सीधा क्या लिखा होता है? लिमिटेड। जैसे आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, ठीक है, सीधा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड होता है। इस आईसीआईसी बैंक लिमिटेड के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जो ओनर होंगे वो कितने होंगे? मोर देन 50। कितने हो जाएंगे? मोर देन 50, यानी कि 50 से ज्यादा ओनर जिसके अंदर होंगे उसके साथ सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। कई बार आपने देखा होगा जो ट्रांसपोर्ट की कंपनियां होती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। बहुत ही कम कंपनियां जो प्राइवेट मिलेगी आपको, ठीक है, जो कुरियर वगैरह करवाते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट जहां पर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर। कौन सा? सिंगल ओनर। अगर प्राइवेट लिमिटेड होगा तो कितने ओनर हो जाएंगे? 2 से लेकर 50। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अगर 51 हो गए तो वो किसके अंदर चला जाएगा? आपका लिमिटेड के अंदर। किसके अंदर चला जाता है? लिमिटेड। आया समझ में? निजी का, निजी क्षेत्र का क्या मतलब होता है। अगला आता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर क्या होता है? यहाँ पर किसका अधिकार होता है? सरकार, गवर्नमेंट का। और सरकार का पूरा अधिकार होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर। क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको पीएसयू के नाम से जानते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से बोला जाता है। इनका मेन कार्य क्या होता है? मेन क्या होता है? विकास का और समाज कल्याण। क्या होता है? विकास और समाज के कल्याण के ऊपर ये लोग कार्य करते हैं, ठीक है। सरकार का मेन मकसद ये होता है कि कल्याण हो जनता का। जैसे एनटीपीसी है जो आपका लाइट वगैरह का कार्य करती है, ठीक है, इसका क्या काम? जैसे इफको है, ठीक है, जो खाद वगैरह बनाती है, तो क्या काम है उनका? समाज कल्याण, ठीक है। सब्सिडी देती रहती है सरकार टाइम टू टाइम, उधर कंपनीज को भी देती है, ठीक है, वो आगे सस्ते के अंदर हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या है? समाज का कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर जैसे एक ये हो गया रेलवे, ठीक है। रेलवे क्या कहती है? किराया बहुत लेती है ना। अगर आप टायर 1 या टायर 2 क्लासेस का अगर देखते हो तो आपका जहाज से भी ज्यादा कॉस्टली किराया होता है रेलवे का, ठीक है। फिर भी रेलवे क्या कहती है? हम तो लॉस में चल रहे हैं, है ना, क्योंकि जो सेकंड क्लास की जो टिकट है वो बहुत ही कम होती है, जनरल डिब्बा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो रेलवे क्या कर रही है? सिर्फ कल्याण कर रही है, ठीक है, सरकार के अकॉर्डिंग चल रही है। रेलवे क्या कर रही है? कल्याण, ठीक है। जनवरी के अंदर वैकेंसी आ रही है रेलवे के अंदर काफी ज्यादा। आ जाओ, थर्ड नंबर पर क्या आएगा हमारा? संयुक्त क्षेत्र, या जिसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर। जॉइंट के नाम से आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर 2 होंगे, एक तो निजी और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सार्वजनिक। निजी और सार्वजनिक इन दोनों की यहाँ पर क्या होगी? भागीदारी, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ट्रिपल पी के नाम से भी इसको जाना जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होता है कि सरकार और निजी लोगों के बीच में एक अलग से जॉइंट या
अलग से मेमोरेंडम जिसको बोलते हैं, एमओयू साइन होता है। आपने नाम सुना होगा, या अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर ये आता है कि भारत और रसिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना जी, किताबें पढ़ ले उतना ही बहुत है ना, ठीक है, इतना ही टाइम मिलता है, ठीक है, बाकी किताबें पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता हमें, है ना, ठीक है। चलो, जब वक्त मिले जिंदगी में तो कभी एक बार न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के देखना, ठीक है। उसके अंदर आपको बीच में जो पेज होते हैं जिसके अंदर अर्थव्यवस्था वगैरह के बारे में लिखा होता है, वहां पर एमओयू लिखा मिलेगा कुछ जगह पर। एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दो लोगों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिससे आगे चलकर दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे सरकार रोड बनाती है, तो रोड बनाती है तो क्या सरकार खुद ही रोड बनाती है, किसी कंपनी को देती है? कंपनी को। दोनों के बीच में टाई अप होता है और उसी टाई अप को क्या कहते हैं? एमओयू। एमओयू साइन हो गया, सरकार कहती है कि आप रोड बना दो और इतने टाइम तक उसके ऊपर टोल टैक्स लेते रहना, उसके बाद में रोड हमारा हो जाएगा, है ना। कुछ समय बाद आप देखते हो कि टोल टैक्स हट जाता है, ठीक है। तो वो टोल टैक्स जब तक लेते हैं तब तक उस का जो अमाउंट होता है रोड का, वो तब तक जब तक वसूल ना लेते तब तक, ठीक है। उसके अंदर कुछ ब्याज भी, इंटरेस्ट भी रहता है उनका, ठीक है। तो इसलिए वो एमओयू दोनों के बीच में साइन हो जाते हैं। अभी पीछे आपने सुना होगा एक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा था भारत ने। किससे खरीदा था? रसिया से, ठीक है। रसिया और इंडिया के बीच में क्या हुआ था? एमओयू साइन हुआ था। या अभी एक लेटेस्ट न्यूज है कि दक्षिण भारत के अंदर एप्पल जो फोन है, इस एप्पल फोन की जो बैटरी है, ये भारत के अंदर इसका निर्माण होगा अब, ठीक है। तो भारत और एप्पल कंपनी दोनों के बीच में क्या हुआ है? एमओयू, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? जॉइंट सेक्टर। सबसे बढ़िया इसका जो एग्जांपल है वो क्या आता है? मेट्रो, ठीक है। मेट्रो भी क्या है? निजी लोगों के द्वारा, बट सरकार के साथ क्या किया गया इनका? एमओयू, यानी कि सरकार और निजी लोगों ने मिलकर यहां पर एक अलग से प्रोजेक्ट लेके आए जिसको मेट्रो कहते हैं, ठीक है। अब आप एक मेट्रो देखते हो कि आप रेलवे देखते होगे, जो भारतीय रेल है, ठीक है। दोनों में कितना फर्क है? काफी ज्यादा फर्क है ना। रेल के अंदर तो हर कोने लाल मिलते हैं, है ना, कुछ पड़ोसी राज्यों की दया है ना, ठीक है। क्या मेट्रो में ऐसी चीजें मिलती है? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उसको हैंडल कर रहा है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, वो कौन ऑपरेट कर रहा है? निजी लोग। कौन ऑपरेट कर रहे हैं? निजी लोग। अगर आप वहां पर थोड़ी सी भी हलचल करोगे अलग तरीके से, ठीक है, मान लो उधर आप उछल कूद कर रहे हो, ठीक है, तुरंत आपको पकड़ लिए जाओगे, ठीक है। क्योंकि मेट्रो की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के साथ साथ निजी लोग। और मेट्रो के अंदर जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करवाते हैं वो सीआईएसएफ वाले, ठीक है, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती है वो सिक्योरिटी देते हैं, तुरंत आपको उठा के ले जाएंगे अगर कुछ भी हरकत करोगे इस तरीके की अलग वगैरह, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मेट्रो क्या है? एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है दोनों का। और सबसे ज्यादा इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइंट सेक्टर का इसका मतलब क्या होता है? तेजी से विकास करना। क्या करना? तेजी से, बहुत जल्दी डेवलपमेंट करना कम समय के अंदर, ठीक है। तो सरकार क्या कर लेगी? फिर एग्रीमेंट कर लेगी निजी लोगों के साथ, तो उसका तुरंत ज्यादा विकास होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने आजकल सुना होगा हरियाणा के अंदर भी 10th क्लास के बाद ये हरियाणा सरकार प्रोवाइड करवा रही है कि आप अच्छे तरीके से कोचिंग ले सकते हो +2 के बाद, ठीक है। तो ये भी एक जॉइंट वेंचर है हरियाणा सरकार के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कि उनको प्रोवाइड करवाना अच्छी कोचिंग और आगे जाकर एक अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ जाना, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी सरकार भी करवाती है बच्चों को, ठीक है। उसका एक अलग से टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक आपका जॉइंट सेक्टर। अगला चौथा आता है सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव जिसको कहते हैं सहकारी अक्षेत्र। सहकारी का मतलब क्या है? जिसके अंदर सरकार निर्देश देगी, ठीक है, बट उसका जो मालिक होगा वो कौन होगा? कोई निजी ही होगी, ठीक है। यानी कि कोई निजी लोग होगा जिसके द्वारा ये कंपनी स्थापित की जाएगी, बट उसको डायरेक्शंस कौन देगी? सरकार। यहां पर सरकार क्या है? पार्टनरशिप के अंदर है। क्या है? पार्टनर है। यहां पर सरकार केवल क्या करती है? निर्देश, केवल डायरेक्शंस, कि हमारी ही डायरेक्शंस के अनुसार आपको चलना होता है। इसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। आपने देखा होगा गांव के अंदर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको कहते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कुछ लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है और उन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सरकार के द्वारा ही निर्देशों के अनुसार चलाई जाती है। आपने देखा होगा गांव के अंदर हमें आसानी से ये
लोन वगैरह भी मिल जाता है। जो छोटे छोटे हम बिजनेस करते हैं तो उन कोऑपरेटिव बैंक से हमें छोटे छोटे लोन मिल जाते हैं। जैसे मान लो आपको मुर्गी पालन करना है, कोई छोटा मोटा, आपके पास पैसा नहीं है तो आप तुरंत कोऑपरेटिव के पास चले जाओगे तो वो आपको छोटा मोटा लोन दे देगी, ठीक है, जिसके द्वारा आप अपना बिजनेस वगैरह स्टेबल कर सकते हो। इसी को हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है अमूल डेयरी, ठीक है। ये अमूल डेयरी कहाँ पर इसका प्लांट है? गुजरात के अंदर। गुजरात के लोग परेशान हो गए थे, ठीक है, क्योंकि दूध का रेट नहीं मिल रहा था। फिर सरकार ने कहा कि तुम कुछ लोग मिलकर एक संस्था बना लो तुम्हारी, तो इन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा अमूल। अब ये जो संस्था है अमूल के लोगों, जो लोग हैं वहां के निजी, उनके द्वारा इसको चलाया जाता है। बट इसके अंदर जो रेट डिसाइड किया जाता है वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। टाइम टू टाइम सरकार क्या करती है? दूध का रेट बढ़ाती चलती है, कभी 1 रुपया ज्यादा, कभी 1 रुपया कम। आता ना, अमूल का पैकेट आता है दूध का, देखा हो तो देखा है कभी? टोन्ड, डबल टोन्ड, फुल क्रीम है, डायमंड, इस तरीके के अलग अलग आते हैं। डायमंड में क्वालिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसका फैंट जो निकलता है वो 100/100 होता है, ठीक है। और डबल टोन्ड वाले के अंदर पानी होता है आधे से ज्यादा, है ना, जो आप गांव में पड़ोसियों को देते हैं, आजा भाई दूध लेने आता तो है, बोल तू बाहर ही रुक, एक बार दूध लेके आते हैं अंदर किचन में से, है ना। पहले एक जग लेके जाएंगे पानी का भर के, उसमें कर दिया मिक्सर, ये ले भाई दूध कितना चाहिए ले जा, है ना। अरे सारे करते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो ये है आपका कोऑपरेटिव बैंक से। इस कोऑपरेटिव का एक और भी एग्जांपल है। कोऑपरेटिव क्या होती है कि कुछ लोग मिलकर भी अपनी एक संस्था बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी होती है, या कुछ लोग गांव के अंदर ज्यादा सर्कल के साथ जुड़े होते हैं, कुछ लोग अच्छे जो होते हैं बिजनेसमैन, जिनके पास पैसा अच्छा होता है, वो मिलकर अपनी एक अलग से सोसाइटी बना लेते हैं, जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अभी आपने देखा होगा सिटी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कुछ अलग से पोस्टें आई हुई है, देखा है? फॉर्म भरा होगा सिटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, नहीं भरा क्या? तुम आज उजड़े उजड़े से कैसे लग रहे मेरे को है? किसी ने डांट दिया क्या? पहले क्लास में खिंचाई ज्यादा होगी लगता है? यस सर, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कुछ लोगों के द्वारा बना दी जाती है जो आपस में सर्कल के अंदर हेल्प कर दे एक दूसरे को, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो ये आपका होता है 4 प्रकार का। पहला कौन सा था? निजी, दूसरा सार्वजनिक, तीसरा संयुक्त क्षेत्र और तीसरा सहकारी क्षेत्र। कर लोगे? 4 चीजें मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। अब उसके बाद जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शंस होता है, इस प्रोडक्शंस के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। जो हमारा उत्पादन होता है, ठीक है, जिससे हमें इनकम आती है, उस इनकम के लिए हमें कितने कारक चाहिए? 4। ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि उत्पादन के निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है। तो आपको यहां पर 3 ऑप्शंस ये दे देगा और एक अलग से डाल देगा। सबसे पहला यहां पर क्या है? पूंजी। क्या है? पूंजी, यानी कि कैपिटल। ये कैपिटल वो नहीं है जो देश की कैपिटल होती है, ठीक है, राजधानी वाला कैपिटल नहीं है। एक कैपिटल और भी होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पूंजी। कंप्लीट जो पैसा होता है जिसको हम पूंजी कहते हैं। दूसरा क्या है? भूमि या लैंड जिसको कहते हैं। तीसरा क्या है? श्रमिक, जिसको हम क्या कहते हैं? लेबर। तीसरा उद्यमी, यानी कि एंटरप्रेन्योर, ठीक है, यानी कि जो संस्था को चलाता है, ठीक है, जो मालिक होता है, जिसको एंटरप्रेन्योर या उद्यमी के नाम से हम जानते हैं। तो जो कैपिटल होती है, कैपिटल क्या होता है? उत्पादन में लगाया गया पूरा जो धन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी। अब मान लो किसी के पास पूंजी नहीं है और वो चाहता है कि मैं एक अच्छी फैक्ट्री भी बना लूं, तो क्या करेगा? बैंक के पास जाकर क्या करेगा? लोन ले लेगा। तो जिसको हम क्या कहते हैं? ऋण। तो ऋण के रूप में भी हो सकता है कि आपका कैपिटल किसके रूप में हो सकता है? ऋण के रूप में। यानी कि आपने देखा होगा घर, आजकल देहात के अंदर जब पिता अपनी लड़की की शादी करता है तो पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं? बैंक के अंदर जाकर लोन लेके आते हैं। लेके आते हैं कि नहीं आते? ठीक है, तो उसी को कहते हैं कैपिटल, ठीक है। या फिर मान लो आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेयरी कर रहे हो, तो डेयरी करने के लिए भी आप बैंक के अंदर जाओगे, लोन ले लोगे, ठीक है। तो पैसा सबसे ज्यादा जरूरत है किसके लिए? सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए। और अगर आप प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हो, कोई कारखाना स्थापित कर रहे हो, तो उसको वहां पर क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है या पूंजी बोला जाता है। दूसरा, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत होती है? भूमि की, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एसपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये क्या करती है? या तो जमीन को खरीद लेती है या फिर जमीन को क्या करती है? रेंट पे लेती है। जैसे ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट को सबसे पहले ओपन करने के लिए क्या चाहिए था?
पैसा, ठीक है, अगर पैसा था तो ठीक है, नहीं तो क्या लिया, ऋण, ठीक है, जो यहाँ का मालिक है उन्होंने क्या लिया, ऋण लिया। अब ऋण तो ले लिया, पैसा आ गया, अब उस पैसे से या तो वो लैंड खरीद लेगा या फिर इस लैंड को क्या कर लेगा, किराए के ऊपर ले लेगा, क्या ले लेगा, किराए के ऊपर, ठीक है, तुम्हारी फीस से किराया भी नहीं यहाँ से हो रहा पूरा, ठीक है, चलो किराया, ठीक है, दूसरा क्या है, किराया, ठीक है, यानी कि भूमि को या तो खरीदो या फिर किसके ऊपर ले लो, किराए के ऊपर। तीसरा है श्रमिक लेबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्पादन करना है कोई किसी भी चीज का, ठीक है, उत्पादन करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, श्रमिक तो चाहिए ना, जैसे लाइक हम क्या है यहाँ पर लेबर के तौर पर है, श्रमिक के तौर पर है, तो वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो काम कर रहे जो मजदूर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, श्रमिक, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सर्विस, ठीक है। तो दो चीजों का यहाँ पर उत्पादन होता है, या तो वस्तु का उत्पादन या फिर किसका उत्पादन, जो होते हैं दो चीजों का, या तो वस्तु का उत्पादन करते हैं या किसका, सेवा का, है ना, सेवा या सर्विस जिसको कहते हैं हम, ठीक है, या तो सेवा का उत्पादन होगा या किसका होगा, वस्तु का। क्या हम यहां से कोई वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं, हार्ड कॉपी दे रहे हैं, वो तो क्या है वस्तु, जो नोट्स मिल रहे हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्या है, सेवा, क्या है ये, सेवा। देखो हिंदी में अच्छा नाम आ रहा है ना, सेवा, इंग्लिश में सर्विस, सर्विस में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, सेवा कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना, ठीक है। चलो तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। अगला क्या आता है, उद्यमी एंटरप्रेन्योर, अगला क्या आता है, उद्यमी एंटरप्रेन्योर, ठीक है, यानी कि कंपनी जिस व्यक्ति की होती है, जिस व्यक्ति ने कैपिटल लेके आया, उसने भूमि खरीदी या किराए के ऊपर लिया, जो लेबर लेके आया, उन सभी को लास्ट में वो क्या जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, उद्यमी, क्या कहते हैं, उद्यमी, ठीक है। क्या अकेला उद्यमी कर सकता है कुछ, नहीं कर सकता। अगर आपको एक अच्छा उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेसमैन बनना है तो आपके पास सबसे पहला क्या होना चाहिए, कैपिटल, सबसे पहला क्या होना चाहिए, उद्यमी तो वो खुद ही है, उद्यमी उसको अच्छा बनना है तो क्या होना चाहिए उसके पास, कैपिटल, पूंजी। दूसरा क्या होना चाहिए, भूमि, है ना, अगर ये होगी तो ये अपने आप आ जाएगी, और ये भी क्या आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर पैसा ज्यादा दे देंगे तो अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लेबर मिल जाएंगे। तो ये चार कारक होते हैं प्रोडक्शंस के लिए, और चारों कारकों की जरूरत होती है। अब क्वेश्चन आता है, अगर इन्हीं चारों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, एक ही व्यक्ति का, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर इन सभी के ऊपर सरकार का अधिकार हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। किसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इन सभी के ऊपर, अगर इन सभी के ऊपर सरकार का भी अधिकार हो और साथ साथ में निजी का भी अधिकार हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आपको ये चारों कारकों के नाम याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पक्का पूछ लिया जाता है बहुत बार कि चार कारक कौन से हैं। आपके एचएससी के अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाती है इकोनॉमिक्स की, ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें आती हैं। और बेसिक चीजों के अंदर यही होता है कि उत्पादन के कारकों बताओ कौन से हैं, या पूछ लेगा उत्पादन के कितने कारक हैं, कितने कारक हैं, चार। सबसे पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा, चौथा उद्यमी। अगर इन सभी के ऊपर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपने नाम सुना होगा चाइना, चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी। चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि चाइना के अंदर जो कैपिटल है, ठीक है, यानी कि पैसा बहुत है, ठीक है, वहां पर जो लैंड है वो भी किसके हाथों में, निजी लोगों के हाथ में है, और जो लेबर है वो भी निजी लोग, और वहां पर खुद ही क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है। चलो अब जो संसाधन के स्वामित्व या उत्पादन के जो साधन है, ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पर, एक तो क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक क्या होती है, समाजवादी, एक क्या होती है, मिश्रित। जो पूंजीवादी है इसमें जो हस्तक्षेप है सरकार नहीं करेगी, ठीक है। पूंजीवादी के अंदर क्या है, निजी स्वामित्व होगा। क्या होगा, निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व मतलब एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, यानी कि वहां के जो लोकल लोग होते हैं उन्हीं के हाथ में दिया जाता है सारी पावरें, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, निजी। यहाँ कहाँ पर है ये आज के समय, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और चाइना के अंदर भी यही है, ठीक है।
अगला समाजवादी। समाजवादी के अंदर क्या आता है? सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है, यानी कि सरकार ही यहां पर चलाएगी चारों कारकों को। और यहां पर इसके जो एग्जाम्पल है कौन कौन से देश के अंदर है? क्यूबा, उत्तर कोरिया, नाम सुना होगा उत्तर कोरिया का, किंग जोंग है ना, वहां के राष्ट्रपति। वो किसी के देश के साथ व्यापार वगैरह करते हैं? नहीं करते, अब धीरे धीरे करने लगे हैं। पीछे अमेरिका के साथ उनकी कोई डील हुई है, ठीक है, जब यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा था तो उसी को लेकर, ठीक है, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके अंदर कंप्लीटली सरकार का अधिकार हो, ठीक है, यानी कि राज्य आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? समाजवादी। अगला आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित के अंदर किन का अधिकार होगा? सरकार और निजी दोनों का क्या होता है? बराबर अधिकार होता है, ठीक है। तो ये किस किस देश में? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। और कहां पर है? स्वीडन। और कहां पर है? फ्रांस, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है मुख्य मुख्य जो जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का अधिकार है। अच्छा, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है यहां पर किसको बेनिफिट होने वाला है? कहां पर? निजी, ठीक है। क्या यहां पर गरीबों को बेनिफिट होगा? गरीबों का क्या होगा? यहां पर और गरीब होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बेनिफिट किनको होगा? जो अमीर लोग होते हैं उनको क्या होगा? बेनिफिट, क्योंकि उन्हीं के हाथ में लेबर है। वो कह देंगे लेबर नहीं लेके जाएंगे जब तक कम रुपए में काम नहीं करोगे। तो गरीब क्या आता है? यहाँ पर और ज्यादा गरीब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर समाजवादी के अंदर किनको ध्यान में रखकर ये यहाँ पर फोकस किया जाता है? गरीबों को। किसको? गरीबों। पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आपने देखा होगा पहले जो कुछ प्लानिंग कमीशन आए थे जिसके तहत गरीबी उन्मूलन के नारे वगैरह लगाए गए थे इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, याद है कुछ? ठीक है, सर ने करवाया होगा स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। तो जो गरीबी हटाओ के जो नारे दिए गए जाते हैं तो वो किसके द्वारा दिए गए थे? सरकार। तो यहाँ पर सरकार किन का उद्धार करती है? गरीबों का। तो यहाँ पर भलाई जो होती है या जो किन की देखरेख में होता है? यहाँ पर गरीबों को देख के। और मिश्रित के अंदर क्या होता है? दोनों को। मिश्रित के अंदर क्या होता है? साथ साथ में विकास के ऊपर भी जोर लगाया जाता है। सबसे ज्यादा विकास किसके अंदर होगा? सबसे ज्यादा विकास होगा आपका पूंजीवादी में। सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? पूंजीवादी, क्योंकि यहां पर वो क्या देखेगा? सिर्फ प्रॉफिट देखेगा, अपना सिर्फ विकास करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा चाइना, अमेरिका, ये देश कहाँ गए? बहुत ज्यादा विकास कर गए, है ना। अभी कनाडा धीरे धीरे सारे यहाँ पर भारतीय जा रहे हैं, है ना, सारे के सारे। आधे से ज्यादा पंजाब बता रहे हैं कनाडा के अंदर बैठा है। पीछे अभी एक न्यूज भी आई थी, कनाडा के अंदर जाने के लिए जो अमाउंट है उसको डबल कर दिया। पहले आपको लगभग 14 लाख समथिंग कुछ चाहिए था, अभी 28 लाख के आसपास कर दिया अमाउंट। आपके पास 28 लाख रुपए होने चाहिए अकाउंट के अंदर, तब आप कनाडा जा सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे बीच में एक और भी न्यूज आई थी, हरियाणा वालों को कनाडा के अंदर कोई एंट्री नहीं है, आई थी ना। हरियाणा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, दो देश के अंदर क्यों कर रहे हैं ये चीजें? धीरे धीरे ये रूल है ना, ये स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। ये इसलिए होते जाएंगे क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है विदेशियों के आने से, ठीक है। अब पूरा जो कनाडा पंजाबियों से भरा हुआ है, ठीक है। अंग्रेज लोग जाते हैं उधर पंजाबियों से टकरते हैं, ठीक है। तो पंजाबियों को पता ही है, जल्दी हाई फाई हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देशों के अंदर धीरे धीरे एक दूसरे देश के जो लोग आते हैं इनके ऊपर जो कानून है, इन कानूनों को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे करके। आने वाले 4-5 सालों के अंदर और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग तो इलीगल तरीके से भी जाते हैं, ठीक है, जंगलों से होते हुए, कभी बस में, कभी बोट में, कभी कैसे, कभी पैदल, है ना, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, ठीक है। अब एक एक करके इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं। इसको जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था, ठीक है, या किसके द्वारा इसका विकास किया गया था? एक अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के, जिनको क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ। क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ। और इसी को हम अर्थशास्त्र का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? द वेल्थ ऑफ नेशन। और एक और पुस्तक लिखी थी इन्होंने इस पुस्तक के अंदर सिद्धांत दिया था, कौन सा? हस्तक्षेप का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि इन्होंने कर के सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। तो इन्होंने ही इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले क्या किया था? प्रस्तुत किया था। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार होगा? निजी व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का। उसी को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
कहाँ कहाँ पर है ये आज के समय? जापान, यूएसए, सिंगापुर, चीन, इन सभी के अंदर क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? विकास। मेन उद्देश्य क्या होता है? विकास, तेजी से डेवलपमेंट करना। आप देखते होंगे सिंगापुर 1954 के आसपास आजाद हुआ था, ठीक है, फिर भी सिंगापुर इंडिया से बहुत आगे जा चुका है, आगे जा चुका है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? पूंजीवादी। धीरे धीरे भारत भी किसकी तरफ प्रस्थान हो रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो रहा है ना। अभी पीछे आपने देखा होगा कि रेलवे को भारत सरकार बेच रही है, एक न्यूज आई थी बहुत ज्यादा, जिसके अंदर फिर रेलवे कर्मचारियों ने स्ट्राइक वगैरह कर दी थी, अगर बेच दिया तो देख लेना रेलवे को हम बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इस तरीके की चेतावनियां चलती रहती है। ऐसे हरियाणा के अंदर भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में मर्ज किया जा रहा है और धीरे धीरे कहा जा रहा है कि निजी हाथों के अंदर सौंप दी जाएगी इनकी कमान, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें होती रहती है। विकास करने के लिए सरकार क्या करती है? चीजों को निजी हाथों के अंदर सौंप दी जाती है। अब यहीं से एग्जाम्पल उठाते हैं, एक मेट्रो और एक भारतीय रेल, देखते हो कि कंपैरिजन दोनों के अंदर, क्या मेट्रो के अंदर कोई फ्री में ट्रेवल कर लेगा? और रेलवे के अंदर तो 10% यात्री फ्री में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई अधिकारी के सामने फंस भी गया, ये ले 100 रुपये छोड़ दे हैं, है ना, नीचे के नीचे पकड़ा देते हो, और जो नीचे नीचे जो रुपए देते हैं उसको, रुपए को क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। अर्थव्यवस्था के अंदर ब्लैक मनी इसको कहते हैं। इसमें गरीबों को ध्यान में न रखकर किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है? बाजार की नीतियों पर। किसके ऊपर ध्यान रखा जाता है? बाजार की नीतियों के ऊपर, यानी कि किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है। केवल यहाँ पर प्रॉफिट कमाने का ही उद्देश्य होता है। यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है? अधिकतम तो लाभ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उपभोक्ताओं के पास विकल्प, ठीक है। यहाँ पर उपभोक्ताओं के पास विकल्प भी होता है। अगर मान लो हम कोई कंपनी को बेच रहे हैं, पीछे बहुत सारे पीएसयू को भी बेच दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, अगर कोई ढंग के पैसे नहीं दे रहा तो सरकार क्या दूसरे के पास चली जाएगी, कोई दूसरा आ जाएगा। तो विकल्प भी क्या होते हैं? यहाँ पर ज्यादा होते हैं, ठीक है। और क्या होती है? आर्थिक समानता। उसके बाद में अगला जो हमारे यहाँ पर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है इसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक है या जो प्रस्तुत है, सबसे पहले इसको डिफाइन किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स। कौन सी पुस्तक थी इसकी? दास कैपिटल। कौन सी है? दास कैपिटल। ये जो कैपिटल है ना, ये पूंजी का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा मतलब नहीं निकालना। ये सबसे पहले प्रयोग की गई थी कहाँ पर? सोवियत संघ, ठीक है, जिससे आज के समय रूस और यूक्रेन वगैरह ये जो अलग हो गए हैं वही सोवियत संघ है 1917 में। उसके बाद में कहाँ पर? चाइना के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी पहले चाइना के अंदर, और आज के समय कौन सी है? पूंजीवादी। अब आप सोचते होगे चाइना के अंदर भी सरकार उनकी जनता को कंट्रोल में रखती थी, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे बदल रहा है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण, गरीबों के लिए कुछ लेके आएंगे, सब्सिडी वगैरह। अगला, बाजार प्रतिस्पर्धा का क्या होता है? अभाव। बाजार के अंदर कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि सरकार ही सारी चीजों के ऊपर डिसाइड करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? मार्केट के अंदर जो चीजें आती हैं उनके ऊपर आपका क्या लिखा होता है? एमआरपी, ठीक है। एमआरपी क्या होता है? ठीक है, मार्क्ड रिटेल प्राइस। क्या होता है? मार्क रिटेल प्राइस होता है। क्या इससे ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट की? ले सकते हैं? नहीं। अगर लेंगे तो कहां चले जाओगे आप? कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। कहां चले जाओगे? कंज्यूमर कोर्ट। आप कई बार देखते होगे, आप मान लो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, वो कहते हैं 2 रुपए फालतू लगेंगे या 5 रुपए फालतू लगेंगे। क्यों? क्यों? ठंडी करिए भाई इसको, है ना, ठीक है। तो उस 5 रुपए को लेकर आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हो, ठीक है। वो 5 रुपए आपसे इलीगल तौर के ऊपर लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो एक क्राइम है 5 रुपए वाला, ठीक है। ऐसे हमारे दोस्त ने एक फोन लिया था जियो का, वो फोन खराब हो गया। खराब होने के बाद में कस्टमर केयर वालों ने रिप्लेस नहीं किया उस फोन को। जब रिप्लेस नहीं किया तो उसने क्या किया? केस कर दिया जियो कंपनी के ऊपर। और जब केस किया तो वो केस लगभग 1-1.5 साल तक चला। उसके बाद में उसको नया फोन दिया गया, और जितना उसका खर्चा लगा वो सारा खर्चा, और उसने कहा कि मैं इतने रुपए के लिए मेंटली डिस्टर्ब हुआ हूँ, ठीक है। तो कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी जियो ने, ठीक है। तो कानून बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सही तरीके से कानून का अगर हम इस्तेमाल करें तो, ठीक है। तो इसलिए एमआरपी से कोई भी अगर ज्यादा मांगे, आप तुरंत उसको कंज्यूमर कोर्ट के अंदर घसीट सकते हो कि चल आजा, तेरे को ज्यादा तो हम दिलाएंगे, है ना।
तो ये कंज्यूमर कोर्ट है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, उत्पादन के चारों कारकों के ऊपर किसका अधिकार होगा? सरकार का। किसका अधिकार होता है? सरकार। उसी को हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यहां पर जो उत्पादन है, उत्पादन के संसाधनों पर भी किसका अधिकार होगा? सरकार का। सरकार जो कहेगी उसी के तरीके से यहां पर क्या होता है? उत्पादन होता है। अभी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है किस किस देश के अंदर लागू है? सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा और उत्तर कोरिया, इन सभी के अंदर कौन सी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक और अंतिम जो अर्थव्यवस्था आती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसको जो प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा? जॉन मिनार्ड। किसके द्वारा? जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा इसको क्या किया था? प्रस्तुत। कौन सी पुस्तक लिखी? पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पुस्तक कौन सी है? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक पुस्तक लिखी थी इन्हीं के द्वारा। और दूसरी जो पुस्तक है इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्स वाला है, ठीक है, जो मतलब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, एस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, वही वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एंड मनी, ये दो। अब इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे पहले जो प्रस्तुत करी थी, ये करी थी एक पूरे विश्व के अंदर महामंदी आ गई थी, ठीक है। कई बार क्या होता है? महामंदी आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है, कि जब प्रॉफिट ना हो, नुकसान ही नुकसान होता जा रहा हो, या कोई महामारी फैल जाती है, तो उस समय क्या जाता है? महामंदी आती है, ठीक है। तो उसी दौरान 1929 और 30 के अंदर ये महामंदी आई थी, और उसी समय यहाँ पर कौन सी अर्थव्यवस्था को विकसित किया गया था? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। इस मिक्स्ड अर्थव्यवस्था का मेन जो उद्देश्य बताए जाते हैं क्या? जन कल्याण, कल्याणकारी राज्य, आर्थिक नियोजन और सामाजिक न्याय। जो गरीब लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए भी, और साथ साथ में क्या? विकास के लिए भी, दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के जो 4 कारक है उसके ऊपर किन किन का अधिकार होगा? निजी, और निजी के साथ साथ सार्वजनिक, निजी के साथ साथ सार्वजनिक का अधिकार होता है, ठीक है। ये राज्य आधारित अर्थव्यवस्था है। आज के समय किन देशों के अंदर लागू है? भारत, पड़ोसी देश पाकिस्तान, नीचे वाला देश श्रीलंका, इन सभी के अंदर कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक अर्थव्यवस्था और आती है जिसको द्वैध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के अंदर अभी द्वैध अर्थव्यवस्था भी लागू है। द्वैध क्या होती है? ड्यूल, ठीक है, ड्यूल इकोनॉमी। ड्यूल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि परंपरागत यानी कि पुरानी रीतियों के साथ साथ आधुनिक रीतियां भी यूज की जाए, ठीक है। यहां पर क्या होता है? परंपरागत यानी कि पुरानी, और आधुनिक जो अभी नई जो डेवलपमेंट हो रही है उन चीजों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, आज के समय जो पेमेंट करते हैं हम क्यूआर कोड से करते हैं ना, ये क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, पलक झपकते ही रिस्पॉन्स दे दे जिसको पेमेंट करनी होती है ना, ठीक है। तो उसी को, तो ये क्या है? एक आधुनिक विधि है, ठीक है। और परंपरागत कौन सी है? टेबल के नीचे से ये ले रही है ना, पैसे देते हैं ना, ठीक है। कोई भी काम करवाना हो, भाई मेरी फाइल पास करवा दे, ऐसे तो नहीं होगी। 2-3 दिन तक ऑफिस में पड़ी रहती है, फाइल नहीं पास होती, फिर समझ जाते हो आप भी लोग कि क्या करना होता है ना, ठीक है। तो वही आपकी है परंपरागत पुरानी, ठीक है। तो ड्यूल इकोनॉमी भारत के अंदर कौन सी है? ड्यूल इकोनॉमी। एक होती है समानांतर पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? काला धन अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लैक जो मनी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार की जो नीतियां होती हैं वो नीतियां प्रभाव ही नहीं डालती इस बाजार के ऊपर, ठीक है। जब वो नीतियां प्रभाव नहीं डालेगी तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था उसको क्या कहा जाता है? पैरेलल इकोनॉमी। यानी कि सरकार के पास जिस पैसे का कोई भी हिसाब किताब ना हो, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? काला धन, ठीक है। ब्लैक कलर का नहीं होता ये, ठीक है, धन धन ही होता है ये है, ठीक है, जो पैसा होता है। तो काला धन किसको कहते हैं? जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी, ठीक है, काला धन। जैसे आप विदेश के अंदर जाते हो, एक तो आप लीगल तरीके से जाते हो, आइलेट्स वगैरह क्लियर करके, ठीक है। एक और इसको अलग ही बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, डोंगी, है ना। एक डोंगी के तरीके से जाते हो, तो डोंगी से तरीके से जाओगे, पैसा दोगे 4-5 लाख रुपए, वो 4-5 लाख जो रुपए है वो क्या सरकार के ऊपर, सरकार के पास उसका कोई लेन देन होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। और एक आप लीगल तरीके से जाते हो तो उसके अंदर जो पैसा है उस पैसे का सारा लेन देन किसके पास होगा? सरकार के पास है, ठीक है। तो लीगल तरीके से जा रहे हो उसके अंदर कौन सा धन होगा? व्हाइट मनी, ठीक है। और इलीगल डोंगी के तरीके से जाओगे तो उसके अंदर जो पैसा होता है वो कौन सा होता है?
ब्लैक मनी। कौन सा होता है? ब्लैक मनी। जब भी देश के अंदर काला धन ज्यादा हो जाता है तो सरकार क्या करती है, एक तो जो करेंसी होती है, ठीक है, करेंसी की जो अमाउंट है वो घटा देगी। दूसरा क्या कर देगी, जो बैंकिंग सिस्टम है इस बैंकिंग सिस्टम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बैंकिंग सिस्टम को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 2019 के अंदर भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। कितनी तारीख थी? 8 नवंबर। बहुत तगड़ा डिसीजन था, ठीक है। क्या किया गया, 100 रुपए और 1000 रुपए और 500 के जो नोट हैं उनका जो लीगल टेंडर है उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल, ठीक है। जैसे ये कैंसिल किया गया, सबसे ज्यादा दिक्कत किनको हुई, ब्लैक मनी वालों को, ठीक है। अब इनको कैंसिल करके एक नया नोट लेके आई सरकार, 2000, ठीक है। 2000 के बाद में सीधा नोट कौन सा है, अब 2000 का भी क्या हो गया, बंद। पड़ा है क्या किसी के पास है? संभाल के रखना, फिर नहीं काम आएगा कभी भी वो, ठीक है। 2000 बंद हो गया, ठीक है। अब सरकार कितने मिनिमम जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट है जो करेंसी का वो कितना है, 500। 500 के बाद में कितना आता है फिर, 200 का और किसका, 100 का। अगर मान लो किसी को हम ब्लैक मनी दे रहे हैं या रिश्वत दे रहे हैं, जो रिश्वत देते हैं वो भी क्या होता है, ब्लैक मनी, ठीक है। जैसे आप मान लो चले जाते हो कहीं, बाइक के ऊपर जा रहे हो, पुलिस वाले ने चालान काट दिया, ठीक है। आप कहते हो कि सस्ते में निपट जाए, ठीक है। आप क्या करते हो, नीचे नीचे ये ले पकड़ ले 10 रुपए पुलिस वाले को तो 10 ही देते हैं। पुलिस वाला कहता है ना मेरे को मत दे, उधर जो ठेला उसके पास छोड़ के चला जा, ठीक है। उसके पास तो 5 रुपए का नोट छोड़ के चले जाते हैं, ले लियो भाई उससे, है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से बाद में थोड़ी मिलेगा पुलिस वाला 5 दे के गया, 50 दे के गया, ठीक है। अब एक तो हम जो पैसा है ये 500 के अमाउंट में दे, ब्लैक मनी, ठीक है, जो रिश्वत होता है। एक यही चीज हम 100 के रुपए में दें, ठीक है। कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होता है, देने वाले के लिए तो क्या होता है 500। अगर हम देश की अर्थव्यवस्था को देखें तो किसके, 100, क्योंकि 100 के अमाउंट में अगर देंगे तो पैसा क्या लगेगा, कम, पैसा तो क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। स्थान भी क्या होगा, ज्यादा लेगा वो, ठीक है। एक मान लो किसी को 5 करोड़ रिश्वत दे के आनी है, ठीक है, और वही 5 करोड़ 200 के नोट लेके जाए, पता ही नहीं लगेगा। और वही 5 करोड़ अगर 100 के नोट लेके जाए तो कट्टे भर भर के लेके जाने पड़ेंगे ना, पता लग जाएगा सरकार को ब्लैक मनी लेके जा रहे हैं, ठीक है। बीच रास्ते में उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ब्लैक मनी को अगर सरकार को कम करना होता है तो वो क्या करेगी, टाइम टू टाइम जो करेंसी है उस करेंसी की वैल्यू क्या रखेगी, कम रखेगी, ठीक है। अब मैं तो ये कहूंगा कि भारत सरकार को अगर बिल्कुल ही करप्शन फ्री इंडिया करना है तो ये 500 का नोट भी कैंसिल कर दे, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है ना। अब सरकार का देखो क्या काम था, पहले इसने क्या किया, सरकार ने नोट बंद कर दिए। नोट बंद करने के बाद में लोगों को बहकाने के लिए कौन सा नोट लेके आए, 2000। ये 2000 का नोट थोड़े ही टाइम के लिए प्रिंट हुआ था, उसके बाद में प्रिंटिंग बंद कर दी इसकी, ठीक है। फिर 2000 का भी क्या कर दिया, बंद। अब किसके चल रहा है, 500 का। अब धीरे धीरे 500 का भी अगर सरकार बंद कर दे, 200 का भी बंद कर दे, सिर्फ क्या रखे, 100 रुपए, ठीक है। तो करप्शन क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। और धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, बैंकिंग सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ रही है। आपने नाम सुना होगा एक जन धन, है ना, जिसके तहत लोगों का बैंक के अंदर क्या खोले जा रहे हैं, खाते हैं। अब लोगों को लुभाने के लिए, बैंक के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया, जिसका जन धन अकाउंट बनेगा उसको हम 500 रुपए देंगे ना, ठीक है। ये किस लिए कर रहे हैं, तुम्हें बैंकिंग के साथ जोड़ रहे हैं। पहले लोग बैंक खोले गए, बैंक खोलने के बाद लोगों को स्कीम के साथ जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद में फिर क्या निकाला, QR कोड, या फिर जिसको हम कहते हैं UPI, ठीक है। UPI आज के समय सभी लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी UPI की, और जो हैबिट पड़ेगी UPI की, यानी कि आप किसी को कैश नहीं दोगे। कैश क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर जो कैश का फ्लो है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो मनी है वो किसकी फॉर्म के अंदर चल रहा है, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन चलती रहे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही वैलिड हो जाएगी। बाहर अगर आप किसी दूसरे देश के अंदर देखते हो तो वहां पर भी पैसा ज्यादा नहीं रखते लोग, ठीक है। ज्यादा क्या है, ऑनलाइन ही चलता है सारा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन करने का फायदा क्या है, सरकार को पता लग रहा है कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। अब सरकार ने एक और काम किया, भारत सरकार ने आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ किसको जोड़ दिया, अकाउंट, बैंक अकाउंट।
और बीच में एक और भी गाइडलाइन आई थी जिसके एक से ज्यादा अकाउंट है उनको भी मर्ज कर दो, है ना, एक व्यक्ति का एक अकाउंट होगा। ये सरकार जो काम कर रही है, विदेशों के अंदर पॉलिसी चलती है। अगर आप जैसे साउथ कोरिया के अंदर जाते हो तो साउथ कोरिया के अंदर क्या है, आपका एक यूनिक आईडी दिया जाता है, उसी आईडी के साथ आपका आधार कार्ड होगा, वही आपका वोटर आईडी होगा, सारा वही जो नंबर होता है, एक नंबर दे दिया जाता है, वही कार्ड होगा आपका हर आइडेंटिटी का, उसी के द्वारा ही वही आपका बैंक अकाउंट है, सारा चीज उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और भारत सरकार भी क्या कर रही है, आधार कार्ड के साथ सारी चीजों को क्या कर रही है, मर्ज कर रही है। आने वाले टाइम के अंदर वोटर कार्ड समाप्त हो जाएगा, पैन कार्ड समाप्त हो जाएगा, एक ही बचेगा आधार कार्ड, ठीक है, उसी के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। और आधार कार्ड से ही क्या लिंक हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट, और बैंक से ही आप क्या करोगे, पेमेंट। जब बैंक से पेमेंट करोगे, क्या सरकार के पास उस पैसे का हिसाब होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो सरकार के पास हिसाब होगा। तो सरकार क्या कर रही है, ब्लैक मनी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। तो जब ये ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी तो देश अपने आप क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होने लग जाएगा, है ना। न्यूज़पेपर में देखते होगे कि किसी एमपी के घर छापा पड़ा, है ना, बाथरूम से टाइल हटाने के बाद पैसे निकले, किचन में टाइल हटाए तो पैसे निकले, है ना। एक फिल्म भी बनी हुई है, ठीक है, अजय देवगन की, ठीक है, जिसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं वो, ठीक है, रेड मारते हैं एमपी के घर, है ना। तो बहुत सारा ब्लैक मनी है, हम भारत के अंदर इतना ज़्यादा ब्लैक मनी है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो धीरे धीरे इस ब्लैक मनी को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। और समाप्त किसके द्वारा हो रही है, बैंकिंग के द्वारा। टाइम टू टाइम करेंसी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं इसको, बाकी फिर हम करेंगे अगली क्लास के अंदर जीडीपी के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।